नमस्कार सभी को, मैं आपका स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण प्रस्तुति में जिसका विषय है कार्यस्थल पर बॉडी लैंग्वेज और पूछताछ रणनीतियों में महारत हासिल करना। आज हम जानेंगे कि कैसे विभिन्न संस्कृतियों और भूमिकाओं के बीच प्रभावी संचार, विश्वास निर्माण और विवाद समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये विषय हमारे पेशेवर जीवन में बेहतर तालमेल और उत्पादकता के लिए शिक्षण कोर्स में हम मुख्य रूप से गैर मौखिक संचार के बारीक पहलुओं को समझने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसका उद्देश्य है कार्यस्थल पर बातचीत को बेहतर बनाना, जिससे आप बैठक या चर्चा के दौरान शरीर की भाषा के संकेतों को सही तरीके से पहचान सके। यह कोर्स डॉ. जवाद सेबाली द्वारा डिजाइन किया गया है, जो कार्यस्थल के संचार पर गहरी अंतर्दृष्टि रखते हैं। और इस स्लाइड में हम 3 मुख्य शिक्षा उद्देश्यों पर ध्यान दे रहे हैं। पहला, शारीरिक भाषा के संकेतों को समझना। हम सीखेंगे कि कार्यस्थल में आमतौर पर कौन-कौन से शारीरिक भाषा के संकेत होते हैं और उन्हें कैसे पहचाना जाए। इससे संचार की स्पष्टता बेहतर हो सकेगी, क्योंकि हम इन संकेतों का व्यावहारिक विश्लेषण करना सीखेंगे। दूसरा, प्रभावी पूछताछ कौशल विकसित करना। यह कौशल हमें सच और सटीक जानकारी पाने में मदद करेगा। साथ ही यह भी सिखाएगा कि कैसे विभिन्न परिस्थितियों को नियंत्रण और पेशेवर तरीके से संभाला जाए। इसका मतलब है कि हम बेहतर संवाद कर पाएंगे और समस्याओं का समाधान अधिक कुशलता से कर पाएंगे। तीसरा, कार्यस्थल में संचार में सुधार करना। इसका उद्देश्य हर उस कर्मचारी की मदद करना है जो अपनी बातचीत और संचार क्षमता को बढ़ाना चाहता है। परिणामस्वरूप पूछताछ की क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे कार्यस्थल की संवाद प्रक्रिया और अधिक प्रभावी बनेगी। ये तीनों उद्देश्य मिलकर हमें बेहतर और प्रभावशाली संचार की दिशा में आगे ले जाते हैं। विच का मतलब है हमारे शारीरिक हाव-भाव, चेहरे के भाव और शरीर की मुद्रा, जो कि एक तरह का गैर मौखिक संचार है। ये संकेत अक्सर हमारे शब्दों से कहीं अधिक सच बताते हैं, खासतौर पर कार्यस्थल में। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज हमें उनके असली इरादों और भावनाओं को समझने में मदद करती है, जो सीधे बोले गए शब्दों से छुपे हो सकते। गैर मौखिक संकेत पेशेवर बातचीत और हमारे संगठनात्मक रिश्तों को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए बॉडी लैंग्वेज के मूल सिद्धांतों को समझना जरूरी है, ताकि हम दूसरों की भावनाओं और मानसिक स्थितियों का सही विश्लेषण कर सकें। इस समझ से हम अपनी स्वयं की भावनाओं को बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाते हैं, जिससे हमारा दूसरे लोगों के साथ संवाद अधिक प्रभावशाली बनता है और मजबूत कार्य संबंध स्थापित होते हैं। इस प्रकार कार्यस्थल में बॉडी लैंग्वेज को समझना न केवल संचार को सुधारता है, बल्कि टीम वर्क और सहयोग को भी बढ़ावा देता है। शारीरिक भाषा के कई मुख्य तत्व होते हैं, जिनमें से पहला है चेहरे के भाव। चेहरे के भाव हमारे भावनात्मक स्थिति को शब्दों से परिबयां करते हैं और संवाद में गहरा अर्थ जोड़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण तत्व है आंखों का संपर्क। सीधे आंखों में देखकर हम ईमानदारी और खुलापन महसूस कर सकते हैं, और यह हमें सामने वाले की मंशा को समझने में सहायता करता है। तीसरा पहलू है हाथों की मुद्रा। हाथों के हाव भाव अक्सर हमारी बात को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं, साथ ही ऊर्जा और प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं। फिर हम बात करते हैं शारीरिक मुद्रा की, जो आत्मविश्वास, खुलेपन या कभी-कभी संदेह को भी प्रकट कर सकती है। ये उपस्थिति से जुड़े संकेत हमें गैर मौखिक संदेशों को पढ़ने में मदद करते हैं। अंत में पेशेवर माहौल में इन शारीरिक संकेतों को समझना बहुत उपयोगी साबित होता है। इससे हम अपने सहकर्मियों की तत्परता और मानसिक स्थिति को बेहतर तरीके से आंक सकते हैं, जिससे हमारे पेशेवर संबंध और संवाद अधिक प्रभावी बनते हैं। इन तत्वों को समझना और उन्हें सही ढंग से पहचानना आज की कार्यस्थली में बेहद महत्वपूर्ण कौशल है। जब हम कार्यस्थल में संचार की बात करते हैं तो गैर मौखिक संकेतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक सच्ची मुस्कान जैसे सकारात्मक संकेत न केवल उत्साह बढ़ाते हैं, बल्कि टीम के बीच विश्वास और संबंध भी मजबूत करते हैं। ऐसे संकेतों को सही तरीके से समझना और पहचानना बेहतर संवाद को बढ़ावा देता है और एक सहयोगात्मक, सामंजस्यपूर्ण वातावरण पैदा करता है। दूसरी ओर कुछ नकारात्मक संकेत होते हैं, जैसे हाथ क्रॉस करना या झुकना, जो असंतोष या चिंता को दर्शा सकते हैं। जब हम इन संकेतों को पहचान लेते हैं तो यह हमें तनाव को नियंत्रित करने और कार्यस्थल की बातचीत को और भी प्रभावी बनाने में मदद करता है। इसलिए
गैर मौखिक संकेतों की समझ से हम बेहतर टीम वर्क और सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं। कार्यस्थल की संस्कृति का हमारी भाषा के शरीर पर गहरा प्रभाव होता है। पहले हमें समझना होगा कि सांस्कृतिक मानदंड पेशेवर वातावरण को आकार देते हैं। हर कर्मचारी अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ आता है और ये मानदंड उनके गैर मौखिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसके कारण एक ही संकेत या भाव विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग अर्थ रख सकते हैं, जिससे जब हम पूछताछ की बात करते हैं तो इसका मतलब है एक जानबूझकर प्रक्रिया जिससे हम सटीक और विश्वसनीय जानकारी जुटाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है तथ्यों को स्पष्ट करना, किसी समस्या का समाधान ढूंढना या किसी व्यक्ति के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। कार्यस्थल में पूछताछ का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। यह खास तौर पर तब काम आती है जब हमें विवादों, गलतफहमियों या कर्मचारी मूल्यांकन जैसी जटिल स्थितियों का विश्लेषण करना होता है। प्रभावी पूछताछ के लिए कुछ विशेष कौशल जरूरी होते हैं, जैसे सही सवाल पूछना जो न केवल सच्चाई सामने लाएं बल्कि बातचीत में किसी तरह की शत्रुता पैदा न करे। इसके अलावा शरीर भाषा को समझना भी बेहद अहम है। हम हमेशा शब्दों से पूरी सच्चाई नहीं पता कर पाते, इसलिए हाव भाव को पढ़कर जवाबों के पीछे की असली भावना या संभव झूठ को पहचानना जरूरी होता है। अंत में कार्यस्थल की चुनौतियों को सफलतापूर्वक संभालने के लिए पूछताछ का सही ज्ञान होना अनिवार्य है, क्योंकि यही हमें मुद्दों को सावधानीपूर्वक और तार्किक रूप से हल करने में मदद करता है। जब हम प्रभावी पूछताछ की बात करते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि हम एक सुरक्षित और आरामदायक वातावरण बनाएं। ऐसा माहौल विषय को सहज महसूस कराता है, जिससे वह खुलेपन के साथ बात कर सके और हमसे विश्वास कायम हो सके। इसके बाद खुलेंदित प्रश्नों का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये प्रश्न विषय को सिर्फ हाँ या नहीं कहने की बजाय विस्तृत और गहराई से। जब हम पूछताछ के दौरान गैरमौखिक संकेतों को पहचानते हैं तो हम व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति और व्यवहार में हुए बदलाव को बेहतर समझ पाते हैं। ये संकेत अक्सर छिपी हुई भावनाओं को प्रकट करते हैं, जैसे कि चिंता या जानकारी छुपाने के प्रयास। उदाहरण के लिए, कोई बार बार नाक छूने या मुंह ढकने जैसा व्यवहार कर सकता है, जो असुविधा या मानसिक तनाव का स्पष्ट संकेत। इन व्यवहारिक संकेतों को समझकर हम अपनी पूछताछ तकनीक में बदलाव कर सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका या बातचीत का दृष्टिकोण समायोजित करके हम संभावित बाधाओं को दूर कर सकते हैं और सहयोग बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। एक बार जब हम शरीर की भाषा से सही अंतर्दृष्टि हासिल कर लेते हैं तो इससे चर्चा का माहौल अधिक खुला और ईमानदार बन जाता है, जो अंत पूछताछ के दौरान तनाव के संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि ज़्यादा पसीना आना, कांपना या हाथों का सुन्नपन महसूस होना। ये संकेत आपको यह समझने में मदद करते हैं कि आपका तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में अपनी आवाज़ और व्यवहार को शांत और नियंत्रित रखना आवश्यक है ताकि स्थिति और खराब न हो। गहरी सांस लेने की तकनीक का उपयोग करना भी बहुत प्रभावी। विश्वसनीयता शारीरिक भाषा पढ़ने में सफलता की आधारशिला है। जब कोई विश्वसनीय होता है तो हमारे पूछताछ के प्रयास अधिक प्रभावी और भरोसेमंद बनते हैं। इसके अलावा हम सत्य के संकेतों को पहचान सकते हैं जब मौखिक बयान और चेहरे के भाव एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं। ये स्थिरता हमें सच्चाई की ओर इशारा करती है। वहीं यदि मौखिक और गैर मौखिक संकेतों में जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारे शरीर में कुछ स्पष्ट शारीरिक बदलाव देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए, झूठ बोलते वक्त अक्सर हम आंखों से संपर्क करने से बचते हैं, अपने चेहरे को बार बार छूते हैं या बोलते समय असामान्य रूप से रुकावट आ जाती है। ये सब संकेत हमारे अंदर की अनिश्चितता को दर्शाते हैं। अब इन जैविक संकेतकों की पहचान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हम झूठ पकड़ने की अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जब हम इन शारीरिक संकेतों पर ध्यान देते हैं तो हमें जांच के दौरान महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि मिलती है, जो हमें सही फैसलों तक पहुंचने में मदद करती है। लेकिन सिर्फ जागरूक होना ही काफ़ी नहीं है, इसके लिए विशेष प्रशिक्षण भी जरूरी है। केंद्रित प्रशिक्षण के जरिए हम इन संकेतकों को बेहतर तरीके से समझने और पहचानने में सक्षम होते हैं। ऐसे व्यवस्थित अभ्यास से हमारी विश्लेषण क्षमता और विश्वास दोनों बढ़ते हैं। अंत में जब हम इन शारीरिक संकेतकों का सचेत रूप से उपयोग करते हैं
तो यह पूछताछ में बहुत फायदेमंद साबित होता है। यह तरीका अनुमान लगाने की बजाय सबूत आधारित संरचित दृष्टिकोण पर जोर देता है, जिससे हमारी जांच अधिक मजबूत और प्रभावी बनती है। शारीरिक भाषा को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें कई सामान्य बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। पहले, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को समझना बहुत जरूरी है। हमारे अपने अनुभव और दृष्टिकोण इस बात को प्रभावित कर सकते हैं कि हम किसी शारीरिक संकेत को कैसे व्याख्यायित करते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक भिन्नताओं को पहचानना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विभिन्न शरीर की भाषा हमारे मौखिक संदेशों को पूरी तरह से बदलने की बजाय उनका समर्थन करती है। यह हमारे द्वारा दी गई जानकारी की स्वीकृति और समझ को गहराई से प्रभावित करती है। जब हमारे शब्द हमारे शरीर के इशारों के साथ मेल खाते हैं तो यह हमारे संवाद को अधिक विश्वसनीय बनाता है। इसके विपरीत, अगर मौखिक और गैर मौखिक संकेतों में असंगति होती है तो इससे और नेताओं के लिए शारीरिक भाषा पढ़ने के कौशल का विकास बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे टीम के मूड में बदलाव को जल्दी महसूस किया जा सकता है। जब कोई तनाव या थकान का संकेत दिखता है तो प्रबंधक समय रहते हस्तक्षेप कर सकते हैं ताकि समस्याएं बढ़ने से पहले ही हल हो जाएं। इसके अलावा ये कौशल प्रबंधकों को रिपोर्ट और प्रतिक्रिया की सच्चाई को समझने। जब हम भौतिक पर्यावरण की बात करते हैं तो उसका हमारे शरीर भाषा संकेतों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले, प्रकाश व्यवस्था की स्थिति को समझना जरूरी है। हमें यह जांचना चाहिए कि प्रकाश ऐसा हो जो बातचीत में आराम और स्पष्टता दोनों को बढ़ावा दे, ताकि संचार सहज और प्रभावी हो सके। दूसरा, स्थान सेटअप का अनुकूलन महत्वपूर्ण है। उपलब्ध जगह की समीक्षा करके हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे खुलापन और स्वतंत्रता महसूस हो, जिससे लोग संकुचित या असुविधाजनक न महसूस करें। तीसरा, गोपनीयता का ध्यान रखना अहम है। उन कारकों की पहचान करें जो वातावरण में गोपनीयता को बढ़ावा दे, ताकि विवादों से बचा जा सके और विश्वासपूर्ण संवाद हो सके। अंत में, असुविधा को कम करना चाहिए। भौतिक तत्वों को इस तरह समायोजित करें कि वे शरीर भाषा को स्वाभाविक और आरामदेह बनाए रखें, जिससे संवाद प्रभावी और सहज हो सके। ये सभी पहलू मिलकर पारस्परिक संचार को बेहतर बनाते हैं। जब हम शारीरिक भाषा को संचार का उपकरण समझते हैं तो हमें ध्यान देना होता है कि प्रतिभागी कैसे अपने शरीर की भाषा से प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे कि आगे झुकना या बेचैनी दिखाना। ये संकेत उनकी भागीदारी और बातचीत में सक्रिय रहने की तत्परता को दर्शाते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वास्तविक दुनिया के परिदृश्य, जो पूरी गैर मौखिक गतिशीलता को उजागर करते हैं। कार्यस्थल के उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि शारीरिक भाषा किस तरह से चर्चा के दिशानिर्देश को प्रभावित करती है, और इस समझ से हम टीम प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। इसके साथ ही शारीरिक भाषा पर ध्यान देने से हम संवाद को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम गैर मौखिक संकेतों को समझते हैं तो यह टीम के सदस्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है और बातचीत को अधिक उत्पादक बनाता है। अंत में, बैठकों में बेहतर परिणाम पाने के लिए इन गैर मौखिक संकेतों की सही व्याख्या करना बेहद जरूरी है। इस ज्ञान को लागू करने से समूह की बातचीत अधिक प्रभावी और परिणाममुखी होती है, जिससे बैठक के उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। उत्तरदाता की प्रतिक्रियाओं और उनके गैरभाषाई संकेतों पर सीधा प्रभाव होता है, इसलिए इनके प्रति सजग रहना बहुत जरूरी है। तनाव के संवेदी संकेतों को पहचानना हमें पूछताछ की विधियों को बेहतर बनाने में मदद करता है, ताकि हम स्थिति को सही तरह से समझ सके। इसके अलावा, जब हम पूछताछ की तकनीकों को परिस्थिति के अनुसार समायोजित करते हैं तो इससे कार्यस्थल में संघर्ष को नकारने के बजाय हमें इसे कार्य का अनिवार्य हिस्सा मानना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि असहमति और तनाव किसी भी सहयोगी माहौल में स्वाभाविक हैं, तभी हम इन्हें सही तरीके से संभाल सकते हैं। फिर हमें जानबूझकर पूछताछ रणनीति अपनानी चाहिए। इस तकनीक के जरिए हम संघर्ष के पीछे छुपे कारणों को गहराई से समझ पाते हैं। सही तरह के संरचित प्रश्न विवादों की जड़ों तक पहुंचने में सहायक होते हैं। इसके साथ ही बातचीत के दौरान शारीरिक भाषा को पढ़ना भी महत्वपूर्ण है।
मौखिक संवाद के साथ साथ गैर मौखिक संकेत भी बहुत कुछ बताते हैं। अक्सर ये संकेत छिपे हुए तनाव या अनखी चिंताओं को बयां करते हैं, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अंत में, हर स्थिति में व्यक्तिगत गरिमा का सम्मान करना और अच्छे कार्य संबंध बनाए रखना जरूरी है। सम्मानजनक संवाद केवल संघर्ष को हल नहीं करता, बल्कि लंबे समय तक उत्पादक और सकारात्मक संबंधों की नींव भी रखता है। यही तरीका कार्यस्थल को स्वस्थ और सहयोगी बनाए रखने में मदद करता है। पूछताछ के दौरान विश्वास स्थापित करने के लिए शरीर भाषा का सही इस्तेमाल बेहद जरूरी है। सबसे पहले आंखों के संपर्क को लगातार बनाए रखना चाहिए। यह न केवल आपकी सच्चाई और ध्यान को दर्शाता है, बल्कि बातचीत में जुड़ाव की भावना भी पनपती है। खुला और ईमानदार नजरिया सामने वाले को भरोसा दिलाने का एक प्रभावी तरीका है। इसके साथ ही अपने शरीर को खुली और आरामदायक मुद्रा में रखना जरूरी है। इससे आप एक सुरक्षित और गैर धमकीपूर्ण माहौल तैयार करते हैं, जहां लोग सहज महसूस कर अपने विचार खुलकर साझा कर सके। इसके विपरीत संघर्षपूर्ण या बंद मुद्राएं उस माहौल को बिगाड़ सकती हैं, इसलिए उनसे बचना चाहिए। अंत में, जानबूझकर सकारात्मक गैर मौखिक संकेतों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे दोस्ताना चेहरे के हावभाव और सिर हिलाना। ये छोटे छोटे संकेत संवाद को अधिक खुला और फलदायक बनाते हैं, जिससे पूछताछ का मकसद सफल होता है। कुल मिलाकर सही शरीर भाषा से विश्वास की नींव मजबूत होती है और बातचीत ज़्यादा प्रभावी बनती है। जब हम किसी से सवाल पूछते हैं तो कुछ आम गलतियां होती हैं जो परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं। सबसे पहली गलती है उत्तरदाता की बात बीच में काटना। ऐसा करने से उनकी सोच का क्रम टूट जाता है, जिससे वे असुविधा महसूस करते हैं और कभी-कभी उनका उत्तर अधूरा या गलत हो सकता है। दूसरी बड़ी गलती है पक्षपात थोपना, यानी अपने विचार या अनुमान को सवाल में शामिल। इस स्लाइड में हम 2 वास्तविक दुनिया के केस स्टडीज़ का विस्तार से अन्वेषण करेंगे, जो अलग-अलग कार्य परिवेशों से लिए गए हैं। ये केस स्टडीज़ बॉडी लैंग्वेज पढ़ने और पूछताछ रणनीतियों के प्रत्यक्ष और प्रमाणित उपयोग को दर्शाती हैं, जिससे हम व्यवहार में इन तकनीकों की प्रभावशीलता देख सकें। इसके अलावा ये केस स्टडीज़ शरीर की भाषा पढ़ने और पूछताछ के तरीकों के व्यावहारिक लाभों और चुनौतियों को उजागर करती हैं। हम समझेंगे कि कैसे विभिन्न संगठन इन विधियों का उपयोग करके अपनी संचार प्रक्रिया और सूचना संग्रह में सुधार करते हैं। अंत में, ये केस स्टडीज सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव के बीच की दूरी को पाटने में मदद करती हैं। वे हमें उन संदर्भीय कारकों की अहमियत भी समझाती हैं जो परिणामों को प्रभावित करते हैं, साथ ही व्यक्तिगत जीवन या काम में लागू किए जा सकने वाले महत्वपूर्ण पाठ भी प्रदान करती हैं। बीपी ने अपने सुरक्षा विभाग में पूछताछ प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए शरीर की भाषा पढ़ने की तकनीकों को अपनाया है। इसका उद्देश्य ऑपरेटरों की हरकतों और चेहरे के भावों को ध्यान से समझना है, जिससे उनकी सच्चाई और मनोभावों का अंदाजा लगाया जा सके। ये तकनीकें खास तौर पर दुर्घटना जांच के दौरान संदेह, तनाव या जानकारी छुपाने जैसे संकेतों को खोजने पर केंद्रित हैं, जो पारंपरिक सवाल जवाब से छूट सकते हैं। इसके अलावा बीपी ने औपचारिक बातचीत के बजाय एक अधिक खुली और सहज शैली अपनाई, ताकि कर्मचारियों में रक्षात्मकता कम हो और वे अपनी बातें बिना झिझक साझा कर सके। इस नई विधि के परिणामस्वरूप न केवल कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं की संख्या में स्पष्ट कमी आई, बल्कि सुरक्षा से जुड़े संवाद भी ज़्यादा खुलकर और प्रभावी हुए। यह केस स्टडी हमें सिखाती है कि व्यवहार पर ध्यान देकर और पूछताछ की शैली को अनुकूलित करके हम सुरक्षा उद्देश्यों को बेहतर तरीके से हासिल कर सकते हैं और एक सुरक्षित कार्यस्थल बना सकते हैं। सैमसंग ने अपने प्रदर्शन समीक्षा प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए एक प्रशिक्षण पहल शुरू की है, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान केंद्रित किया है। इसका उद्देश्य मूल्यांकनकर्ताओं को सिर्फ शब्दों के बजाय गैरशाब्दिक संकेतों को समझने में सक्षम बनाना है। प्रशिक्षण के दौरान मूल्यांकनकर्ताओं को चेहरे के सूक्ष्म भाव और हाथों की हल्की चालों को पहचानने की क्षमता दी गई है, जो अक्सर चिंता या असुविधा जैसे भाव प्रकट करते हैं। इससे वे बेहतर तरीके से
कर्मचारी की वास्तविक भावनाओं को समझ पाते हैं। इस समझ के आधार पर इंटरव्यूअर अपने स्वर और पूछे जाने वाले प्रश्नों में बदलाव कर सकते हैं ताकि बातचीत का माहौल अधिक आरामदायक और खुला बन सके। इससे दोनों पक्षों के बीच संवाद की गुणवत्ता बढ़ती है। इस पूरे दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप प्रदर्शन मूल्यांकन की सटीकता में सुधार होता है और प्रबंधक एवं कर्मचारियों के बीच विश्वास और संबंध मजबूत होते हैं। अंत में यह पहल स्पष्ट रूप से यह दिखाती है कि बॉडी लैंग्वेज पर जागरूकता प्रदर्शन समीक्षा में सकारात्मक बदलाव ला सकती है, जिससे बेहतर निष्पादन और समझ बनी रहती है। यहाँ दिखाए गए केस स्टडीज से हम कुछ महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं। सबसे पहले, पूछताछ के दौरान बॉडी लैंग्वेज को सही तरीके से पढ़ना बेहद जरूरी है। इससे हम सामने वाले की भावनाओं और सोच को बेहतर समझ पाते हैं, जो प्रभावी संचार के लिए बुनियादी है। फिर बात करते हैं बीपी की उस पहल की जो कर्मचारियों के बीच संवाद को बढ़ावा देकर विश्वास बनाती है। यह बेहतर संवाद और जागरूकता से दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करती है, जो किसी भी संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सैमसंग का उदाहरण भी काबिले-तारीफ है, जहां उन्होंने प्रदर्शन मूल्यांकन के दौरान गैर मौखिक संकेतों का इस्तेमाल कर कर्मचारियों की चिंताओं को समझा और कम किया। इससे मूल्यांकन अधिक सटीक और भरोसेमंद हुआ। साथ ही कर्मचारी और मूल्यांकनकर्ता के बीच संबंध भी मजबूत हुए। इन सब से जो मुख्य सिद्धांत निकलकर आते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है आश्वासन देना, क्योंकि इससे संवाद में होने वाले प्रतिरोध कम होते हैं। साथ ही साक्षात्कारकर्ता की टोन और दृष्टिकोण का प्रतिभागी की स्वीकृति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। बेहतर परिणामों के लिए सूक्ष्म व्यवहार संकेतों पर लगातार ध्यान देना भी जरूरी है। अंत में, प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अंतर्व्यक्तिगत संवेदनशीलता को संरचित अवलोकन तकनीकों के साथ जोड़ना चाहिए। यह एक दोहराने योग्य रूपरेखा प्रदान करता है, जिससे संगठन आसानी से अपने साक्षात्कार और पूछताछ के तरीके सुधार सकते हैं। यह रणनीतियाँ संगठन को बेहतर संवाद और परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं। पहले हमें स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करना होगा, जो हमारी कार्यस्थल की संचार और जांच की जरूरतों के अनुरूप हों। ये लक्ष्य जितने विशिष्ट होंगे, उतना ही बेहतर हम अपने प्रशिक्षण को केंद्रित कर सकेंगे। इसके बाद एक ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन करना जरूरी है जो न केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करे, बल्कि व्यावहारिक अभ्यास और रचनात्मक प्रतिक्रिया को भी शामिल करे, जिससे हम पहले कर्मचारी संतुष्टि सर्वेक्षण की बात करते हैं, जो ये दिखाते हैं कि संचार और पारस्परिक समझ में कितना सुधार हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि आपकी पढ़ी गई बॉडी लैंग्वेज तकनीकें कितनी प्रभावी हैं। इसके बाद हम कार्यस्थल पर संघर्ष या गलतफहमियों की निगरानी करते हैं। अगर प्रशिक्षण के बाद इन विवादों में कमी आती है, तो यह साफ तौर पर प्रभावशीलता का आधुनिक उपकरण शारीरिक भाषा विश्लेषण को काफी मजबूत बनाते हैं, खासकर जब हम इंट्रोगेशन या जांच की रणनीतियों की बात करते हैं। ये उपकरण हमें वस्तुनिष्ठ डेटा प्रदान करते हैं, जो हमारी सटीकता और निरंतरता को बहुत बढ़ा देते हैं। हालांकि ये मानव मूल्यांकन की जगह नहीं लेते, बल्कि उसकी क्षमता को बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ, चेहरे की पहचान सॉफ्टवेयर से लैस विश्लेषण। इस स्लाइड में हम जांचकर्ताओं और प्रशासकों को उन्नत पूछताछ कौशल का प्रशिक्षण देने के 5 महत्वपूर्ण चरणों को देखेंगे। पहले चरण में हम सुनने के कौशल को बढ़ाने पर ध्यान देंगे, ताकि पूछताछ के दौरान किसी भी असंगति को आसानी से पहचाना जा सके और मौखिक संचार के सूक्ष्म संकेतों को समझने की क्षमता बेहतर हो। दूसरे चरण में विश्लेषणात्मक तकनीकों को सीखना। जब उम्मीदवार स्थिर आंख संपर्क बनाते हैं और नियंत्रित हिलचाल दिखाते हैं, तो यह स्पष्ट संकेत होता है कि वे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। इसके विपरीत, अगर उनकी आवाज़ कांपती है या उनकी नज़रें बार बार भटकती हैं, तो यह अक्सर घबराहट या संदेह की ओर इशारा करता है। आवाज़ में बदलाव भी बहुत कुछ बयां करता है। यह हमें उम्मीदवार की भावनात्मक स्थिति या जानकारी छिपाने की कोशिश। इंट्रोगेशन के दौरान शरीर की भाषा को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से बचना चाहिए। सिर्फ एक संकेत के आधार पर फैसला करना सही नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति की गैर मौखिक आदतें अलग अलग हो सकती हैं। इसके साथ ही व्यक्तिगत भिन्नताओं को हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे कि किसी की संस्कृति, व्यक्तित्व या वे परिस्थितियां
जब हम इंट्रोगेशन के दौरान मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध का सामना करते हैं तो सबसे पहले हमें इसके संकेतों को पहचानना जरूरी होता है, जैसे कि रक्षात्मक रवैया, चुप्पी या असहजता में अचानक बढ़ोतरी देखी जा सकती है। ये संकेत अक्सर डर या दबाव की वजह से होते हैं, जिसे समझना महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमें एक गैरविरोधात्मक माहौल बनाना होता है। इसका मतलब है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज में खुलापन दिखाएं, जैसे हाथों को क्रॉस न करें और सामने की ओर झुके। इससे स्रोत को ये महसूस होता है कि हम उनके लिए एक स्वागतयोग्य और सुरक्षित जगह बना रहे हैं, जिससे उनकी डर की भावना कम होती है और संवाद आसान हो पाता है। साथ ही मूल संबंध के दौरान सहानुभूति दिखाना बहुत जरूरी है। हमें स्रोत की बातों को पूरा ध्यान और गंभीरता से सुनना चाहिए और उनकी स्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हम उनके साथ विश्वास कायम कर पाते हैं और मनोवैज्ञानिक बाधाओं को कम कर पाते हैं। जब संवेदनशील सवाल पूछने होते हैं तो हमेशा पहले अनुमति लेना चाहिए। बातचीत के दौरान समय समय पर विराम देना भी आवश्यक है, ताकि स्रोत को यह एहसास हो कि वे नियंत्रण में हैं और अभिभूत नहीं हो रहे हैं। अंत में प्रभावी खुलासे के लिए मजबूत संबंध बनाना जरूरी होता है। हमें ऐसी तकनीकों का उपयोग करना चाहिए जो विश्वास और समझदारी बढ़ाए, जिससे स्रोत अधिक खुलकर जानकारी साझा करे और हम एकत्रित जानकारी की गुणवत्ता में सुधार कर सके। ये सभी कदम मिलकर मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध को संभालने में मदद करते हैं और इंट्रोगेशन को सफल बनाते हैं। जब हम पूछताछ के दौरान शरीर भाषा को गलत पढ़ते हैं तो इसका असर पूरी प्रक्रिया पर गहरा होता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि गैर मौखिक संकेतों की गलत व्याख्या कैसे भ्रम या विश्वास की कमी पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए, किसी की घबराहट को गलत समझना पूरी बातचीत को प्रभावित कर सकता है। इसके बाद हमें उन संभावित नकारात्मक परिणामों को पहचानना जरूरी है, जैसे कि संदेशों की गलतफहमी से संघर्ष बढ़ना या गलत निष्कर्ष निकलना। इससे संवाद की गुणवत्ता प्रभावित होती है और निर्णय लेने में भी बाधा आती है। तब सही व्याख्या के लिए कड़े प्रशिक्षण पर जोर देना चाहिए। मजबूत प्रशिक्षण गैर मौखिक संकेतों को समझने में मदद करता है और इससे पूछताछ के दौरान गलतफहमियों से बचा जा सकता है, जिससे संवाद अधिक प्रभावी बनता है। अंत में हमें नियमित अभ्यास और निरंतर प्रतिक्रिया का सहारा लेना चाहिए। इससे शरीर भाषा पढ़ने की दक्षता बढ़ती है और पूछताछ के परिणाम विश्वसनीय और प्रभावी बनते हैं। कुल मिलाकर ये 4 चरण हमें बेहतर पूछताछ और संवाद के लिए मार्गदर्शन देते हैं। जब हम आधुनिक तकनीक की भूमिका की बात करते हैं तो सबसे पहले एआई के साथ बेहतर डेटा प्रोसेसिंग पर ध्यान देना जरूरी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता बड़ी मात्रा में डेटा को बहुत जल्दी और प्रभावी ढंग से संसाधित करती है, जिससे व्यवहार को समझना और पैटर्नों का पता लगाना आसान हो जाता है। इसके अलावा एआई एल्गोरिदम भाषण में सूक्ष्म असंगतियों को पकड़ने में दक्ष है। लेकिन तकनीक अकेले ही पूरी कहानी नहीं है। सबसे प्रभावशाली परिणाम तब आते हैं जब तकनीक को मानवीय विशेषज्ञता के साथ मिलाया जाता है। इसका मतलब है कि हम तकनीक को मानवीय अंतर्दृष्टि के साथ एकीकृत करते हैं, न कि उसे बदलने की कोशिश करते हैं। इस एकीकरण से पूछताछ तकनीकों में निखार आता है और जो निष्कर्ष निकलते हैं उनमें विश्वास भी बढ़ता है। अंत में इस पूरी प्रक्रिया में नैतिक विचार भी बेहद महत्वपूर्ण है। तकनीकी उपकरणों का उपयोग सावधानी और जिम्मेदारी के साथ करना आवश्यक है, ताकि हम उनके लाभों को अधिकतम कर सके। इसलिए नैतिक प्रशासन को प्राथमिकता देना जरूरी है, ताकि पूछताछ कौशल का विकास सही दिशा में हो सके। जब हम विविध कार्यस्थलों में बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं तो सांस्कृतिक चुनौतियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सबसे पहले, एक ही सांस्कृतिक संकेत का अलग-अलग संदर्भों में अलग-अलग मतलब हो सकता है, इसलिए हमें सांस्कृतिक जागरूकता बहुत जरूरी होती है। इसके अलावा कुछ व्यवहार जो एक संस्कृति में सामान्य और स्वीकार्य हैं, वे दूसरी संस्कृतियों में बिल्कुल अलग अर्थ। आंखों से सीधे संपर्क का उदाहरण लें। कुछ जगहों पर इसे विश्वास और ईमानदारी के संकेत के रूप में देखा जाता है, जबकि कहीं कहीं इसे असभ्यता माना जा सकता है। इसलिए इस तरह के गैर मौखिक संकेतों की समझ सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार बदलती रहती है। इसी वजह से कार्यस्थल में सांस्कृतिक कौशल विकसित करना बेहद जरूरी है,
क्योंकि इससे हम इन संकेतों की सही व्याख्या कर पाते। अंत में जब हम इन सांस्कृतिक सूक्ष्मताओं को समझने की कोशिश करते हैं तो न केवल संचार में सुधार होता है बल्कि टीम की गतिशीलता भी बेहतर होती है, जिससे हम विविधता का पूरा लाभ उठा सकते हैं और एक मजबूत और समरस कार्यस्थल बना पाते हैं। पूछताछ कौशल को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के समर्थन और पेशेवर विकास सेवाएं उपलब्ध हैं। सबसे पहले कई संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं जो खासतौर पर पूछताछ और शरीर भाषा विश्लेषण की क्षमता को बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा निरंतर सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशाला, वेबिनार और सहकर्मी एक महत्वपूर्ण पहलू है। सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक अभ्यास का सम्मिलन, जिससे प्रतिभागी दोनों पक्षों से दक्षता हासिल कर सकते हैं, और कई बार इन कार्यक्रमों में प्रमाणन भी शामिल होता है जो उनकी योग्यता को मान्यता देता है। इसके साथ ही विशेषज्ञों से प्रशिक्षण प्राप्त करने और नेटवर्किंग के अवसर मिलने से अनुभव और जानकारी का आदान प्रदान होता है। अंत में इन सभी सेवा मध्य पूर्व और अफ्रीका में काम करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात है स्थानीय सामाजिक आदतों को सही ढंग से समझना। ये न केवल प्रभावी साक्षात्कार की रणनीति बनाता है बल्कि बातचीत को भी सफल बनाता है। इन क्षेत्रों में संचार अक्सर अप्रत्यक्ष और उच्च संदर्भ वाला होता है, इसलिए हमें बहुत सावधानी से शब्दों और संदर्भों को परखना होता है। इसके बिना संवाद में भ्रम या गलत और शारीरिक भाषा के क्षेत्र में आज हम कई बड़े परिवर्तन देख रहे हैं, जिनमें सबसे पहला है तकनीकी प्रगति का एकीकरण। ऐसे समय में डिजिटल रूप से उत्पन्न प्रमाण अब पारंपरिक तरीकों के साथ मिलकर इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे पूछताछ की प्रक्रिया और अधिक प्रभावशाली बन रही है। इसके साथ ही व्यवहार डेटा का विश्लेषण भी अहम भूमिका निभा रहा है। रियल टाइम वर्तमान में हम हाइब्रिड मॉडल की ओर भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें मानव अंतर्ज्ञान और डेटा विज्ञान का संयोजन होता है। यह मॉडल पूछताछ के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करता है, जहां परंपरागत और आधुनिक दोनों विधियां साथ मिलकर काम करती हैं। इसके अलावा भावनात्मक बुद्धिमत्ता और नैतिकता पर भी वैश्विक स्तर पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में इन दोनों पहलुओं को शामिल करना अब अनिवार्य होता जा रहा है, क्योंकि यह ज़्यादा संवेदनशील और प्रभावशाली पूछताछ सुनिश्चित करता है। अंत में यह बहुत जरूरी है कि पेशेवर अपनी दक्षता को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाएं। इस क्षेत्र की वैश्विक प्रवृत्तियों के बारे में अपडेट रहना न केवल उनकी पेशेवर छवि को मजबूत करता है बल्कि उन्हें इस तेजी से बदलते माहौल में सफल भी बनाता है। हम बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है सूक्ष्म अवलोकन करना, यानी हमें छोटे छोटे गैर मौखिक संकेतों पर ध्यान देना होता है जो अक्सर शब्दों से कहीं ज़्यादा कुछ बता देते हैं। ये संकेत हमें सामने वाले की असली भावनाओं और इरादों को समझने में मदद करते हैं, जिससे हमारी पूछताछ अधिक प्रभावी और सटीक हो सकती है। इसलिए हमारे इस प्रस्तुति की नींव जो नेवारो की पुस्तक बॉडी लैंग्वेज एट वर्क पर आधारित है, जो कार्यस्थल में गैर मौखिक संचार को समझने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की गहरी समझ देती है। इसके साथ ही जर्नल ऑफ एप्लाइड साइकोलॉजी में प्रकाशित सहकर्मी समीक्षित अध्ययन हमारे विश्लेषण को और भी मजबूती देते हैं, क्योंकि ये शरीर भाषा के विभिन्न पहलुओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट कार्यस्थल पर गैर मौखिक संचार के क्षेत्रीय आयामों को समझने में मदद करती है, खासकर विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए। मध्य पूर्व और अफ्रीका के शोध संस्थानों से प्राप्त स्थानीय अध्ययन इस विषय में व्यावहारिक और संदर्भित जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे हमारी समझ और भी व्यापक होती है। हालांकि इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि अरबी भाषा में इस विषय पर बहुत सीमित शोध उपलब्ध है, जो कार्यस्थल में गैर मौखिक संचार के अध्ययन में एक बड़ा अंतराल बनाता है। इस कमी को पूरा करना आगे के शोध के लिए जरूरी है ताकि इस क्षेत्र की व्यापक समझ विकसित की जा सके। धन्यवाद आपके समय और ध्यान के लिए। मैं आभारी हूँ। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी विषय पर और चर्चा करना चाहते हैं तो कृपया बेझिझक पूछें।